नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अलारिया एकेडमी पर। आज हमारा जो टॉपिक है वो है विविध पृष्ठभूमि के बालकों की पहचान, यानी आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड। जैसे कि विशिष्ट बालकों की या विविध बालकों की पहचान जो होती है, उनके लिए हम अलग अलग रिसर्च करके, उनके बारे में जान के, उन्हें अलग प्रश्न पूछ के उनका पता लगाते हैं। तो हमारा आज जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सीटेट और यूपीटेट, एसटेट, केवीएस सभी के लिए बहुत ही लाभकारी है। तो चलते हैं, करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। आइडेंटिफाई द चिल्ड्रन ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड टॉपिक है। इसी में हमारी जो शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा, वो इसी के अंतर्गत आती है। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य इनमें से है। इनमें से है होगा ये गलत प्रिंट हो गया। समावेशी शिक्षा का तात्पर्य इनमें से है। क्या तात्पर्य हमारी समावेशी शिक्षा का, इंक्लूसिव एजुकेशन का? फर्स्ट ऑप्शन है हमारा जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर पुरस्कृत करने के लिए। सेकंड ऑप्शन है समाविष्ट करने हेतु। थर्ड है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने हेतु। फोर्थ है या फिर पढ़ने के लिए बाध्य करने हेतु। तो समावेशी शिक्षा का जो तात्पर्य है वो हमारा सभी बालकों को, सभी तरीके के बालकों को, विशिष्ट और सामान्य सभी को एक छत के नीचे क्लास में शिक्षा देने से है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन है, इसमें सभी तरह के विद्यार्थियों को समावेशित करके पढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें सेकंड हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। डैश के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। पूछा गया है कौन सी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारे समावेशी शिक्षा, सेकंड है बाल केंद्रित शिक्षा, थर्ड है प्रगतिशील शिक्षा, फोर्थ है सर्वोदय शिक्षा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारा वो किसी भी विद्यार्थी को बाध्य नहीं करता है, चाहे वो सामान्य हो या विशिष्ट, सभी को उसमें बराबर शिक्षा दिलाई जाती है। तो हमारा बाल केंद्रित शिक्षा इसमें नहीं होगा। समावेशी शिक्षा हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सभी विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में प्रवेश करने को रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो गया इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3। समावेशन का अर्थ होता है, क्वेश्चन दिख नहीं रहा होगा आपको, अब ठीक है। समावेशन का अर्थ होता है, क्या होता है समावेशन का अर्थ? ऑप्शन है जरूरतमंद बच्चों को की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है इनकी शिक्षा की व्यवस्था अलग होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है सामान्य बच्चों के साथ इन्हें नहीं मिलाना चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। समावेशन का अर्थ होता है जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध सामान्य बच्चों के साथ होना चाहिए। इसका अर्थ जो है हमारा समावेशन का यही है कि सभी बच्चों को समावेशित करके, इंक्लूसिव एजुकेशन का यही डेफिनेशन है। तो आंसर हमारा इसका फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है? इसमें एम पूछा है इंक्लूसिव एजुकेशन का। ऑप्शन है हमारे असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना।
सेकंड ऑप्शन है बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का विकास करना। थर्ड ऑप्शन है बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, या उपरोक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन हमारे इनमें सही हो सकता है। पूछा गया है समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है असमर्थ बालकों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाना, सही है ये। बालकों में जागरूकता एवं उत्सुकता का विकास करना, ये भी सही होगा हमारा। बालकों को आत्मनिर्भर बनाना, यानी कि तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं इंक्लूसिव एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, तो हमारा ऑप्शन इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, सो प्लीज़ अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारी क्लास से जुड़े रहिए, अंत तक बने रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। सबसे जो कम महत्वपूर्ण भूमिका है वो पूछा है इसमें शिक्षक की। तो ऑप्शन है हमारे बच्चों के प्रति संवेदनशील। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य। थर्ड ऑप्शन है विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षा का सामाजिक आर्थिक स्तर। बताइएगा। तो शिक्षा के प्रति संवेदनशील, इसमें जो पूछा है शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण भूमिका पूछी है, विशेषता पूछी है, तो बच्चों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए एक शिक्षक को। विद्यार्थियों के लिए लगाव और धैर्य, ये भी होना चाहिए एक शिक्षक के लिए। विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान भी होना चाहिए शिक्षक को। लेकिन शिक्षक का सामाजिक आर्थिक स्तर कोई इसमें रोल प्ले नहीं करता है। शिक्षक चाहे किसी भी क्षेत्र से हो और किसी भी समाज से हो, तो ऑप्शन हमारा इसमें फोर्थ सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6। किस अधिनियम के तहत सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। क्या पूछा है इसमें, किस अधिनियम के तहत सभी बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन है हमारे, फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। सेकंड है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत। थर्ड ऑप्शन है सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत। और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो अधिनियम है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, वो 2009 से लागू हुआ है, तो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा। शिक्षा का अधिनियम जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य जो किया गया था वो 2009 में किया गया था, तो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किन की भूमिका है। पूछा गया है पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किन की भूमिका है। केवल केंद्र सरकार की, केवल राज्य सरकार की, केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों की, या इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा को जो बढ़ावा दिया गया है, पिछड़े बालकों को जो बढ़ावा दिया गया है, उसमें हमारा केंद्र और सरकार दोनों की भूमिकाएं हैं, अतः हमारा थर्ड ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति के छात्रों की मुख्य समस्या है। अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं उनकी मुख्य समस्या पूछी है इसमें। ऑप्शन है हमारे, आपको दिख नहीं रहा होगा और थोड़ा ऊपर करते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन बड़ा है। अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा है कि उनकी मुख्य जो समस्याएं हैं। ए ऑप्शन है अधिकतर परिवारों की निर्धनता। बी ऑप्शन है विद्यालय में सामान्य वर्गों के छात्र द्वारा उनको पर्याप्त सम्मान न दिया जाना। थर्ड ऑप्शन है सी है इनके समाज में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार का अभाव। केवल ए हो सकता है, केवल सी, केवल बी, या ये सभी। बताइएगा।
अधिकतर परिवारों की निर्धनता होती है, अनुसूचित जनजाति में पाई जाती है छात्रों के लिए ये भी एक समस्या ही है, क्योंकि वे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते निर्धनता के कारण। विद्यालय में सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा उनको पर्याप्त सम्मान नहीं दिया जाना, ये भी कारण हो सकता है, उनकी समस्या है। इनके समाज में शिक्षा के पर्याप्त प्रचार प्रसार का अभाव, तो ये तीनों ही कारण हो सकते हैं उनकी शिक्षा के प्रति समस्या जो है। तो ऑप्शन इसमें हमारा 4th सही हो जाएगा, ये सभी इसमें आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने का क्या कारण है। इसमें पिछड़ने का कारण पूछा है अनुसूचित जाति एवं जनजाति की शिक्षा के लिए। ऑप्शन है हमारे अध्यापकों का उनके प्रति उदासीन रवैया, सेकंड ऑप्शन है निर्धनता, थर्ड है शिक्षा के प्रसार का अभाव, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो बताइएगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ने का कारण क्या है। अध्यापकों का उनके प्रति उदासीन रवैया है, ये भी एक कारण, और सेकंड है निर्धनता भी हो सकता है, शिक्षा के प्रचार प्रसार का अभाव भी होता है उनमें। तो ये सभी कारण हो सकते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र में पिछड़ने का। तो ऑप्शन हमारा 4th इसमें सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अनुसूचित जातियों जनजातियों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए कि क्या सरकार के प्रयास हो सकते हैं अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन है हमारे छात्रावास की सुविधा, सेकंड ऑप्शन है व्यापक स्तर पर आदिवासियों के क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोला जाए, थर्ड ऑप्शन है पाठ्यक्रम में आदिवासियों की सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान को सम्मिलित किया जाए, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन हमारा इधर आ गया है। तो बताइएगा छात्रावास की सुविधा देनी चाहिए, क्योंकि वो पहले ही पिछड़े वर्ग से आए हुए हैं, तो उन्हें इतना नहीं मिल पाता है, जैसे वो वातावरण नहीं मिल पाता, और वो गरीब भी होते हैं। व्यापक स्तर पर आदिवासियों के क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोले जाएं, ये भी सही है। आवासीय विद्यालय खुलेंगे तो आदिवासी जो लोग हैं, जनजाति वाले जो हैं, इनके बच्चे भी पढ़ लिख सकेंगे। पाठ्यक्रम में आदिवासियों की सामाजिक व सांस्कृतिक पहचान को सम्मिलित किया जाए। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएंगे। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा। ये सभी सुविधाएं एक कदम उठाना चाहिए सरकार को, जिससे कि इनकी स्थिति में शिक्षा में सुधार लाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 11, विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। विविध पृष्ठभूमि से जो बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा हर तरह के बालक पढ़ते हैं समावेशी शिक्षा में, इनमें सभी को बढ़ावा दिया जाता है, सभी को एडमिशन कराया जाता है इन स्कूलों में। तो क्या क्या विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन है हमारे संस्थागत सुधार, सेकंड ऑप्शन है विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या में सुधार, थर्ड ऑप्शन है भाषाई सुधार, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारे विविध पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, इनके समावेशन के लिए इनमें से कोई भी नहीं। ये तो कुछ गलत सा लग रहा है मुझे प्रिंट। विविध पृष्ठभूमि के बच्चों के उचित समावेशन के लिए इनमें से क्या महत्वपूर्ण है। संस्थागत सुधार भी होना चाहिए, विद्यालय आधारित पाठ्यचर्या में सुधार भी होना चाहिए, भाषाई सुधार भी। तो ये गलत हो गया है, ये गलत प्रिंट हो गया है, ये सभी होने चाहिए इसमें। तो ये सभी हो जाएगा इनका, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, शिक्षा को सामाजिक डैश व डैश सामाजिक के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। कि शिक्षा को सामाजिक और सामाजिक के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। इसमें ये हमारा जो खाली स्थान है ये भरना है। ऑप्शन है परिवर्तन, समतावादी व्यवस्था, विकास, प्रगति तथा परिवर्तन। थर्ड है व्यवस्था परिवर्तनशील व्यवस्था, या फोर्थ परिवर्तन आर्थिक व्यवस्था। तो शिक्षा को सामाजिक, परिवर्तन व समतावादी सामाजिक के रूप में के माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए। तो इसमें परिवर्तन आ जाएगा। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना सब। वह समतावादी व्यवस्था। तो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट सही बैठ रहा है। शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन व समतावादी व्यवस्था सामाजिक के माध्यम के रूप में कार्य करने चाहिए। आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथक पृथक समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है। आज की क्लास देखने के बाद आपको मतलब आपके हर तरह के क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आप बने रहिए हमारी क्लास में अंत तक। क्वेश्चन है, पृथक पृथक समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। किस चीज़ पर आधारित होती है? फर्स्ट ऑप्शन है उनके अभिभावक की चित्तवृत्ति पर। सेकंड ऑप्शन है उनके समकक्षियों की अभिवृत्ति पर। थर्ड ऑप्शन है हमारा दूरदर्शन के प्रभाव पर, या फिर उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो सकता है इसमें? तो पृथक पृथक समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित जो होगी उनके अभिभावक के चित्तवृत्ति पर होती है। तो आंसर हमारा इसमें फर्स्ट हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? पूछा गया है इसमें, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किसे अधिक महत्व देना चाहिए? ऑप्शन है हमारे उच्च वर्ग के बालकों को, सभी को समान महत्व देना चाहिए, थर्ड ऑप्शन है अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को, फोर्थ ऑप्शन है या फिर अत्यंत पिछड़े वर्ग के छात्रों को बढ़ावा देना चाहिए, महत्व देना चाहिए। तो पूछा गया है इसमें। तो सभी हमारे लिए सभी छात्र समान हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का एम ही यही है कि सभी प्रकार के छात्र समाज में जितने भी छात्र हैं वो एक अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और आगे बढ़ सकें। तो ऑप्शन हमारा इसमें सेकंड सही हो जाएगा कि सभी को समान महत्व देना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट। इसका ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस टॉपिक का। सेकंड पार्ट भी इसका होगा, तो आप देखना न भूलें। क्वेश्चन 15 है हमारा, शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए? ये होना चाहिए इसमें, शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए? ऑप्शन है हमारे केवल रचनात्मक, सेकंड ऑप्शन है केवल समीक्षात्मक, थर्ड ऑप्शन है रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षकों को बच्चों में किस गुण का विकास करना चाहिए? तो रचनात्मक एवं समीक्षात्मक दोनों ही तरह के गुणों का विकास शिक्षक को बच्चों में करना चाहिए। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। इसका सेकंड पार्ट भी हमारा जल्दी आएगा।
हमारी क्लास जिसे अच्छी लगी हो लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।